हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में कुछ हार्मोन्स देखे थे कि कौन कौन से जो हार्मोनल्स हैं वो oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे थे, जिसमें कि हमने एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन पढ़ा था। उसमें हमने डिफरेंस भी देखा था कि किस कौन कौन सा मतलब एक एस्ट्रोजन था और प्रोगेस्टेरॉन है, कौन से FSH या LH हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जिसके थ्रू वो सीक्रेट हो रहा है, कब वो हाई अमाउंट में जा रहा है या हाई लेवल पे जा रहा है और कब वो थोड़ा लेवल उसका लो हो रहा है। क्लियर? सेम एज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा था। तो अभी जो हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले वो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको समझिए। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इट्स अकर्ड इन अ प्राइमेट्स में होता है ये, इट्स अकर्स इन अ प्राइमेट्स। ठीक है, प्राइमेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे? मंकी, एप्स एंड इन ह्यूमन बीइंग इन अ फीमेल। इससे पहले जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस देखा था इसका कि ओस्ट्रस साइकिल देखी थी हमने विच इज अकर्ड इन अ नॉन प्राइमेट्स वेयर इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अकर्ड इन अ प्राइमेट्स। तो वहाँ पे भी हमने इस पॉइंट को पढ़ा था कि प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज होती है। ठीक है, तो बेटा प्राइमेट्स में जो प्राइमेट्स होते हैं, मंकी हो गया, एप हो गया, गिबन हो गया, बहुत सारे चिंपैंजीज हो गए, तो इन सब में हमारे ये प्राइमेट्स आते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज होती है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कॉज होती है, स्टार्टिंग फेज या स्टार्टिंग स्टेज जो होती है इट्स कॉल्ड द मेनार्क। इसको क्या बोलते हैं? मेनार्क। मेनार्क इज अ ग्रीक वर्ड। ये कैसा वर्ड है? इट्स अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड होता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज मैन प्लस आर्क। ठीक है, इट्स कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, फर्स्ट इज मैन प्लस आर्क। टू वर्ड से कंसिस्ट है। मैन इज मीन्स इज अ मंथ, whereas arc means is a to beginning। ठीक है, इसमें हो गया यहाँ पे आर्क मीन्स इज अ टू बिगिनिंग, मतलब मंथ की जो है बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है, एक साइकिल होती है। इसमें मैं अभी आपको एक रफली एक डायग्राम ये वाला ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये डायग्राम जैसे कि एक NCERT में जो डायग्राम है वो एक अलग टाइप का डायग्राम है, और ये वाला जो डायग्राम है मैं इससे आपको एक बेसिक सी आपकी चीज़ें सारी क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो देखो ये हमारे यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज 1 to 5 डे, ये 5th डे है, ये मैं डे के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। ये फर्स्ट डे हो गया। ठीक है बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो फर्स्ट से 5th डे का जो पीरियड होता है इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहलाता है वो? मेंस्ट्रुअल फेज। इसके बाद 5 से अब आप देखोगे यहाँ पे 14 तक, दिस इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज। इसको क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव। इसको क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज हो गया। इसके बाद देखिए 14 डेज, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन फेज। ये बिल्कुल पीक टाइम होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन फेज। 14 से लेके 28, यहाँ पे जब ये 28 तक जाता है एंड या फिर अब ये 28 to 29, देन फिर ये साइकिल दोबारा से क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो 14 से 28 का जो फेज होता है इट्स कॉल्ड अ ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज अकर्स इन अ 3 फेज। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज विच इज बोल सकते हैं यहाँ पे विच इज़ क्या होती है? 1 to 5 डेज तक कंसिस्ट होती है या कंटेन करके रखती है। एंड फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? 5 to 14 डेज तक होता है। एंड ओव्यूलेशंस 14 डेज में, एंड 14 से लेके 28 या 29 में जो हो गया हमारा वो ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। जो 1 to 5 डे का जो फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज होगा उसमें क्या होगा? एक यहाँ पे हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में यहाँ पे हमने आपको अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हमने सिस्टम पढ़ा था इस तरीके से, अगर इसमें यहाँ पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद हो और यूट्रस याद हो, तो यूट्रस में हमने यहाँ पे पढ़ा था। इसमें मैंने आपको फंक्शन भी बताए थे जब मैंने आपको उसमें मेम्ब्रेन बताई थी। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये वाला पढ़ा था ऐसे। इसमें हमने यही वाला जो स्वेलो रीजन पढ़ा था, जो इन्वर्टेड पियर शेप में पढ़ा था, इट्स कॉल्ड अ यूट्रस। ठीक है, इसकी शेप जो होती है पेरीमेट्रियम, विच इज़ अ डिटरमाइंड बाय द पेरीमेट्रियम, इट्स अ आउटर मेम्ब्रेन। क्या है ये? पेरीमेट्रियम। ठीक है, सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम। सेकेंड वन जो थी वो मायोमेट्रियम थी। एंड थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम।
तो हमने फर्स्ट के लिए फंक्शन पढ़ लिया था कि इट्स अ आउटर मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड पेरीमेट्रियम एंड इट्स प्रोवाइड द शेप ऑफ द यूट्रस, ठीक है। सेकंड मायोमेट्रियम में हमने पढ़ा था कि इट्स हैव द सम रिसेप्टर ऑर्गन्स, इसमें कुछ रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू ये किसी भी हार्मोन को रिसीव कर लेती है एंड देन हेल्प टू एंड देन प्रोवाइड टू द कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में कॉन्ट्रेक्टाइलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। एंडोमेट्रियम में दो फंक्शंस पढ़े थे। एक फंक्शन तो ये था कि सपोज अगर फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होता, ठीक है, इट डजंट हैपन एज अ फर्टिलाइजेशन, देन व्हाट विल बी हैपन, ब्रेकडाउन फ्रॉम द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। क्या हो जाएगा, ये पढ़ा था इसका फर्स्ट फंक्शन हमने कि ब्रेकडाउन, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने पढ़ा था इसमें, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, या आप इसको लिख सकते हो शेडेड आउट ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम शेडेड आउट हो जाएगी, ठीक है, ऑफ द यूट्रस। क्लियर है। इट्स कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल फेज, वही मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुअल पीरियड कहलाता है, ठीक है। इट्स अ वेराई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये क्या होता है, इट्स अ वेराई करता है, कैसे वेराई करता है, ये डिफरेंट होता है, मतलब लेडी टू लेडी में वेराई टू इंडिविजुअल, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू द डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। अब कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, मे बी वो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, या मे बी वो कुछ ऐसी डाइट प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे अब हर कोई एक जो इंडिविजुअल्स होता है वो क्या है, एक जैसी अपनी डाइट नहीं लेता, ठीक है। जो अलग अलग डाइट लेते हैं तो इस पर भी डिपेंड करता है कि सबका जो बॉडी टेक्सचर्स होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, तो क्या होगा, वेराई करेगा, ठीक है। साथ साथ मैंने अभी आपको एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस बताई, सबकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। तो मे बी वो बच्चे वो फर्स्ट से लेके 4 डेज तक भी कॉज्ड हो सकता है मेंस्ट्रुअल, मे बी वो फर्स्ट से लेके 5 तक भी, मे बी फर्स्ट से लेके 3 तक भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक पॉइंट मैंने बोला था कि अब इफ सपोज फर्टिलाइजेशन डजंट कॉज, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जब फीमेल में हमने पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था हमने कौन सा पार्ट ऑफ ऑर्गन्स ऐसा है इन फीमेल में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक पार्ट करता है। एम्पुलरी रीजन पढ़ा था हमने इसमें, और क्या पढ़ा था, एट द जंक्शंस बिटवीन इस्थमस एंड एम्पुला, ठीक है, उस वाले पोर्शन पे था जो कि आपका ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे था। अब कौन से डेज में होता है, वो यहाँ पे फॉलिकल्स में होता है, उसको अभी देखेंगे। अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी ये क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है एंडोमेट्रियम का, ठीक है, ये हो गया। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सपोज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं भी होता और कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे कॉज नहीं होती, तो मे बी ड्यू टू द स्ट्रेस कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। एंड सेकेंड वन जो होगा, पुअर हेल्थ। अगर पुअर हेल्थ होगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में इनटेक नहीं किया जाएगा, तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से लेके जो डेज मैं आपको बता रही हूँ वो कॉज नहीं होंगे, और प्रेगनेंसी अगर कॉज्ड हो जाती है तो भी नहीं होंगी, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी यहाँ पे कॉज्ड हो गई तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद अब देखते हैं 5 से लेके जो 14 डेज में, दिस इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज, इसको प्रोलिफरेटिव बोलते हैं। मैंने भी आपको यहाँ पे बताया, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक अपने जो लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने यहाँ पे एस्ट्रोजन पढ़ा था और प्रोजेस्टेरोन पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल हाई होता है, जबकि फर्स्ट से 5 डेज में जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं ये एज इट इज रहते हैं, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन और सेम एज LH एंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, इनका सीक्रेशन या इनका जो इंक्रीमेंट है वो एज अ रिड्यूस फॉर्म में होता है, ठीक है। कैसा होता है, रिड्यूस, ये रिड्यूस होते हैं LH एंड FSH, सेम एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बट जैसे ही 5 डेज से लेके 14 डेज में आते हैं तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा दैट मीन्स इट्स अ रेगुलेटेड बाय द FSH। FSH मीन्स इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे अब क्या होगा, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जैसे
अगर आपको oogenesis याद आ रही हो तो oogenesis में हमने क्या पढ़ा था, एट द मतलब टाइम ये बिफोर द चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या हो रहा था, जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स थी वो प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो रही थी। पहले तो उन्होंने क्या बनाया था, oogoनियम बनाया था एज अ, जब उसमें डिवीजन हुआ था माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गई थी, प्राइमरी oocyte में। फिर उसके बाद जो प्राइमरी oocyte है दैन वो धीरे धीरे अब क्या करेगी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम यहाँ पे फिर वो फॉलिकल्स बनाने शुरू कर देगी। दिस वन इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल विच इज अ सीक्रेटेड बाय द, अभी हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट हो रहा था, ठीक है, जो GnRH रिलीज हो रहा था बाय द हाइपोथैलेमस के थ्रू, तो वो कहाँ से आया था हमारा FSH, ठीक है। ये क्या है, फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, इसके बाद फिर बनेगा यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन लास्ट इज टर्सरी फॉलिकल। उसके बाद जब ये फॉलिकल्स फुली मैच्योर हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड द ग्रेफियन फॉलिकल, उसको बोला जाता है ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। विच इज नरिश्ड बाय द, किसके थ्रू ये नरिश्ड होती है, एज अ एंट्रम। कैसे नरिश्ड होगी, एज अ एंट्रम के थ्रू, ठीक है। ये देखो इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमने oogenesis वाले में भी देखा था अपना, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से। फर्स्ट इज कॉल्ड इसकी थीका एक्सटर्ना, इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड थीका इंटरना एंड इस साइड यहाँ पे इसमें क्या था, इसका प्राइमरी oocyte, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। इस तरीके से यहाँ पे इसके क्या बने हुए थे, ग्रेन्युलोसा बने हुए थे। क्या थे, ग्रेन्युलोसा। दिस वन इज कॉल्ड ग्रेन्युलोसा एंड यहाँ वाले इसमें रीजन में बीच में यहाँ पे क्या थे, मतलब पहले फॉलिकल्स बन रहे थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स, देन फुली यहाँ पे क्या बन गया था, एक ग्रेफियन फॉलिकल्स बन गया था। और जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, जैसे सपोज अगर ये ग्रेफियन फॉलिकल हो गया तो ग्रेफियन फॉलिकल का जो सेंटर वाला पार्ट है इट्स कॉल्ड एंट्रम, इट्स कॉल्ड एंट्रम, ठीक है। एंट्रम इसको क्या करता है, इसको नरिश करता है, इसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है। तो सेम यहाँ पे है कि यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल होगा तो इसका जो ये सेंटर में जो पार्ट होगा इस कॉल्ड एंट्रम, ठीक है। एंट्रम इसको यहाँ पे न्यूट्रिशंस देगा। कौन सा हार्मोन यहाँ पे ज़्यादा है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ FSH, क्योंकि वहाँ पे वो फॉलिकल्स को फॉर्म कर रहा है। कैसे फॉर्म कर रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल्स फॉर्म कर रहा है, देन कन्वर्ट कर रहा है एज अ मैच्योर ग्रेफियन में। किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, विच इज़ अ नरिश्ड बाय द एंट्रम, नरिश्ड हो रही है एंट्रम के थ्रू एंड कन्वर्ट इनटू अ सेकेंडरी oocyte। किस में कन्वर्ट हो रही है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। जब बच्चे ये सेकेंडरी oocyte बना रही है तब आपको पता है एट द 14 डेज में हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। यहाँ पे जो LH और FSH जो होते हैं वो एज अ पीक फॉर्म में होते हैं। कैसे, LH एंड FSH, इनका लेवल ऐसा क्या रहेगा, ऐसा ये पीक पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज अगर ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स देन 100% चांसेस होते हैं कॉज द फर्टिलाइजेशन होने के। अच्छा, सपोज अगर यहाँ पे इस तरीके से 13 डेज, 12 डेज, 11 है, यहाँ पे 15, 16, 17 ऐसे करके रहे। अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 14 डेज पे 100% चांस होता है एज अ कॉज द प्रेगनेंसी, बट सपोज अगर 15, 16 में हुआ या फिर 13, 12 में हुआ तो चांसेस नहीं हो सकते कि प्रेगनेंसी के, तो भी कॉज हो सकती है प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक होता है उसमें स्पर्म जो होता है वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, एज अ 3 डेज तक, ठीक है, 3 डेज तक सर्वाइव कर सकता है। अभी जैसे सपोज अगर
जो इंटरकॉर्स का टाइम है अगर वो 12 डे में या 13 डे में हुआ और एंट्री ऑफ द स्पर्म हो गया तो मे बी वो अभी जो सेकेंडरी oocyte जो फुली डेवलप्ड है वो अभी मैच्योर होके तो आ ही रही है ना, और 14 डेज पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज 15 या 16 या 17 पे हुआ तो यहाँ पे भी कॉज हो सकती है, क्योंकि 3 to 4 डेज तक वो ईजिली इसे सर्वाइव कर सकता है एंड फर्टाइल हो सकता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे अब धीरे धीरे अगर सपोज एक चांस ऐसा आया कि अगर फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होता तो बेटा ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फेगोसाइट कर लिया जाता है। फेगोसाइट क्या होता है, फेगोसाइट, फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब उसको खा लिया जाता है, ईटअप कर लिया जाता है विद द माइक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस उसे क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, और सपोज अगर यहाँ पे जो ओवम है, जो एग है, जो सेकेंडरी oocyte है, जो फुली मैच्योर है, अगर सपोज यहाँ पे अभी नहीं हुआ, उसमें फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं हुआ, तो उस टाइम बाद जैसे 20 डेज के बाद अगर इंटरकॉर्स हुआ, स्पर्म की एंट्री हुई, तो उसका क्या होगा, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte है तो वो तो ईट अप कर लिया जाएगा। तब वहाँ क्या होने वाला है, उसमें कंडीशन होती है कि 3 डेज के बाद वो अपने आप ही क्या होता है, वहाँ से डीजनरेट हो जाता है, वहाँ से खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे LH हार्मोन, क्योंकि ये ल्यूटियल फेज है, थर्ड फेज इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। हमने इसमें मेंस्ट्रुअल फेज समझ लिया। सेकंड हमने जिसमें समझा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी फॉलिकल्स बने, सेकेंडरी फॉलिकल्स बने। फॉलिकुलर फेज में हमने यहाँ पे क्या देखा था, प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे, सेकेंडरी फॉलिकल्स बने थे। ठीक है, इसके बाद टर्सरी फॉलिकल्स बने थे। और ये सब कैसे बने थे, ये बने थे जब FSH हार्मोन का लेवल हाई था और एस्ट्रोजन का जो हार्मोन है उसका भी लेवल कैसा था, हाई था, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये भी कैसा था, हाई। बट उसके बाद फॉलिकल्स बने, इसके बाद यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल हो गई। इसके बाद अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था एंड्रम के, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा था। ठीक है, सपोज अगर ये कि मैच्योर ग्रेफियन हो गई, तो मैच्योर ग्रेफियन यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाएगा, एंट्रम, जो उसको फुली फॉर्म में एज अ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये हमने फॉलिकल में पढ़ लिया। ओव्यूलेशन में हमने यहाँ पे देख लिया कि 14 डेज का होता है, जहाँ पे LH एंड FSH। थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा, ओव्यूलेशन, जहाँ पे देखा LH एंड FSH। ये पीक थे, पीक पॉइंट पे थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मतलब जो प्रेगनेंसी कॉज होने के वो 100% चांसेस बैठते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट हम जो फेज पढ़ते हैं, इट्स कॉल्ड ल्यूटियल फेज। ये हमारा लास्ट वाला फेज होता है इसका, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है कि इसमें LH हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे LH हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन क्या हो जाता है, ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे LH ज़्यादा होगा एंड प्रोगेस्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा। अभी मैंने आपको बताया अगर सपोज फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होता तो बेटा धीरे धीरे यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अपने आप को क्या करने लगती है, रीजनरेट करने लगती है। ठीक है, और यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन बन जाती है, कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस जो कि कन्वर्ट हो जाती है येलो टू वाइट बॉडी में। कैसे कन्वर्ट हो जाती है, येलो टू, ये कॉर्पस एल्बिकेंस, इट्स कन्वर्ट इनटू येलो टू वाइट। ठीक है, येलो टू वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है।
ये है यहाँ पे हमारा क्या गया, ल्यूटियल फेज हमने देखा। अब ल्यूटियल फेज में आपको LH और प्रोजेस्टेरोन पता चल गया। अच्छा, इसमें एक केस और आता है यहाँ पे, सपोज अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन कॉज्ड हो जाता है, मतलब ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर सपोज अगर किसी फीमेल को मतलब पता नहीं चल पाता तो, और अगर वो स्टॉप द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी को स्टॉप करते हैं तो हमने पढ़ा है कि कुछ पिल्स होती हैं, पिल्स को इनटेक किया जाता है, ठीक है, विच टू मतलब डिटेक्ट द प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए, और साथ साथ टू कंट्रोल द ओव्यूलेशंस, तो ओव्यूलेशंस को कंट्रोल करने के लिए उसको और फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो क्या किया जाता है, तो कुछ पिल्स ली जाती हैं, पिल्स इनटेक। तो उन पिल्स में जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई होगा तो जो प्रेगनेंसी कॉज्ड हुई है, जो जाइगोट बना है, उस जाइगोट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई करके उसके बाद दोबारा से ये वाला पॉइंट लाकर क्या कर देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को जनरेट करके एल्बिकेंस कंडीशन आती है। देन फर्दर फिर से क्या होता है, 1 to 5 डे। अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट लेडी टू लेडी पे, ठीक है, चेंज भी हो सकता है। मे बी यहाँ 28 डेज में आपको बता रही हूँ, मे बी वो 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, मे बी वो 29 भी हो सकता है। क्लियर। यहाँ पे पिल्स में ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करता है ये, विच इंक्रीज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, विच इंक्रीज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या करता है, विच डिस्ट्रॉय द जाइगोट को जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, या उसके लेवल को कम कर लेता है। अब फिर अगेन से फिर ये साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब एक बात और ध्यान रखना, ये जो 1 से 5 डे का होता है इसको कहते हैं मेंसेस। क्या कहते हैं इसको यहाँ पे, मेंसेस। ये अभी हमने यहाँ पे सारा पढ़ लिया कि स्टार्टिंग जो स्टेज होती है इस कॉल्ड मेनार्क एट अ प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। अब वो भी अपना डिपेंड करेगी मतलब डाइट पे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे। वैसे तो एज अ प्यूबर्टी कितना होता है, 12 से 11 से स्टार्ट हो जाती है, 11 to 13, और अगर 12 से भी स्टार्ट होती है तो 12 to 13 या 14 की रेंज में जा सकती है एज में, ठीक है। तो वो क्या हो गई, मेनार्क हो गई। ये हमने मेंसेस पढ़ा। मेंसेस मीन्स इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स, इट्स कॉल्ड मेंसेस। फॉलिकुलर फेज देखा, इसको हमने प्रोलिफरेटिव भी देखा, ओव्यूलेशंस भी देखा, इसके बाद हमने ल्यूटियल फेज देखा। अब हम यहाँ पे इसमें एक टर्म जो आता है वो आता है हमारा मेनोपॉज, उसको देखते हैं। मेनोपॉज में हमारा क्या होता है, वैसे कि अभी आपने पढ़ा था मतलब मेनार्क पढ़ा था। मेनार्क मीन्स मंथ की जो स्टार्टिंग थी, बिगनिंग थी। पॉज मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मैन और प्लस पॉज, ये भी हमारा क्या होता है, 2 वर्ड से कंसिस्टेड, इट्स अ कंसिस्टेड 2 वर्ड। फर्स्ट इज अ मैन एंड सेकेंड वन इज अ पॉज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये मंथ एंडिंग। फर्स्टली जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, मेनार्क पढ़ा था, है ना। मेनार्क में भी हमने इस तरीके से पढ़ा था, मेन प्लस आर्क, इट्स अ ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज मेन एंड सेकेंड वन इज आर्क। तो मेन में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, मंथ, एंड इसकी क्या थी यहाँ पे, बिगिनिंग। क्लियर। तो एट अ प्यूबर्टी के टाइम ये जो स्टार्ट हुआ था 12 to 14, मे बी अगर 11 से भी स्टार्ट हो सकता है, 11 to 13 या 14, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये इन ईयर्स है, ईयर्स में होती, ठीक है, ईयर्स। यहाँ पे जो एंडिंग होती है कितना होता है, 50 to 55 ईयर्स, और मे बी 45 to 50 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतने में। ये मैंने ऐसे 2 एजेस क्यों लिखी हैं, जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेज लिख ली तो यहाँ पे जो एंडिंग होने वाली है वो भी स्टार्टिंग स्टेज में हो जाएगी। अगर यहाँ पे लेट स्टेज में स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे भी लेट में ही एंडिंग होगी, जैसे 12 to 14 या 12 to 15, तो यहाँ पे 50 to 55 जाएगा, ठीक है। ओव्यूलेशन कॉज नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte को फॉर्म नहीं करेंगे, किसमें, मेनोपॉज में। दैट मीन्स इज अ नॉट कॉज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगी। ये अभी हमने पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा। अब हम थोड़ा सा एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं, जिसके थ्रू हम समझते हैं कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी वाला ही, जिसमें आपको यहाँ पे डेज दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पे आपको कुछ, पहले तो आप नीचे की तरफ देखिए जिसमें आपको मेंस्ट्रुएशंस दे रखा है, जिसमें आपकी 1 to 5 डेज का दे रखा है।
एंड 9 टू जो 13 जो दे रखा है, दिस इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे बेटा क्या हुआ, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमारे FSH हार्मोन ज़्यादा होंगे, अभी वो हम बाद में पढ़ेंगे जो ऊपर जो हार्मोन का लेवल जा रहा है, पहले सिर्फ इस पॉइंट को समझ लेते हैं। और ये जो आप यहाँ पे नर्व लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। पहले एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो 1 to 5 डेज में ब्रेक डाउन हो जाएगी, इट्स कॉल्ड अ मैंसुरेशन, और इस फेज को क्या कहते हैं, मेंसेस। क्लियर। अब फॉलिकुलर फेज के बाद आपका लास्ट एक इसमें आता है 14 डेज पे तो आपको ओव्यूलेशन आ जाएगा, ठीक है। 15 से लेके 23 तक जो होगा वो ल्यूटियल फेज हो गया, या फिर आप उसको बोल सकते हो सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज का मीन्स होता है सीक्रेशंस करना, मतलब उसको दोबारा से जो सेकेंडरी oocyte है, अगर वो सपोज फर्टाइल नहीं हुआ, उसमें जाइगोट नहीं बना, तो उसमें क्या होगा, उसका सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो धीरे धीरे रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हो 28 से 29 एंड देन फिर 1 आ गया, 30 आ गया, दैट मीन्स इज द नेक्स्ट साइकिल बिगिन, यह स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे देखो, जो आपके यहाँ पे साइड में दे रखा है, इसमें आपको यूट्राइन इवेंट्स में हम यहाँ पे यूट्रस ही पढ़ेंगे, इसमें ब्रेकडाउन होगी एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स। उसके ऊपर देखिए ओवेरियन हार्मोन लेवल, जो कि अभी हमने पढ़े थे एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन, जो पहले तो 1 to 5 डेज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट फॉलिकल में सबसे पहले एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल हाई होगा। तो आप इसके यहाँ पे जो इसमें यहाँ पे इसका बन रहा है एक ग्राफ, आप इस ग्राफ से समझ पा रहे हो कि पहले तो जो प्रोगेस्ट्रॉन है बेटा वो एज इट इज बना हुआ है ना, वो कब बढ़ रहा है, वो आपका 14-15 के बाद आप देख रहे हो कि प्रोगेस्ट्रॉन लेवल का हार्मोन का जो लेवल है वो हाई हो रहा है, बट उससे ही पहले एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, और ओव्यूलेशन के टाइम पे भी वो इंक्रीज है। उसके बाद आपने देखा जैसे ही प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज हुआ एट द डे ऑफ 15 to 23, तो एस्ट्रोजन का लेवल का जो हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो गया, वो थोड़ा डिक्लाइन फेज में आ गया, नीचे की तरफ आ गया। क्लियर। सेम एज ये प्रोसेस फिर अगेन इस तरीके से हो जाएगी कि एस्ट्रोजन फिर दोबारा से बढ़ जाएगा और प्रोगेस्ट्रॉन उस लेवल पे थोड़ा सा कम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओवेरियन इवेंट्स, ये हमारे इवेंट्स पढ़ रहे हैं और कुछ हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, हॉर्मोन्स लेवल। तो 2 इवेंट्स पढ़े, फर्स्ट इज यूट्राइन इवेंट्स एंड सेकेंड वन इज ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स में क्या होगा, जो फॉलिकुलर फेज होंगे वहाँ से धीरे धीरे फॉलिकल्स का FSH के थ्रू फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्सरी, एंड लास्ट में मैच्योर फॉलिकल बनेगी, ठीक है। धीरे धीरे अगर वो उसमें ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स के टाइम पे, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बेटा वो रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी, किसमें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम उसे रिग्रेस कर देगी, उसे रीजनरेट करना शुरू कर देगी, और उसके बाद आप देख रहे हो पहले थोड़ी सी कॉर्पस ल्यूटियम ने उसको डेवलप किया है, उसके बाद धीरे धीरे रिग्रेस होती गई है कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक अपना इसमें हार्मोन देख लो, आपने ओवेरियन हार्मोन देखे जो कि ओवरी के थ्रू रिलीज हुए, कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन, जो कि हमने लास्ट इसमें भी पढ़ा था, इसमें जब oogenesis पढ़ी थी तो हमने उसमें भी देखा था कि FSH और LH जो थे वो पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज आउट हो रहे थे, जबकि जो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन है वो ओवरी के थ्रू रिलीज आउट हो रहे थे या सीक्रेट आउट हो रहे थे, ठीक है। सेम FSH पहले जो फॉलिकल है वहाँ पे उनका लेवल हाई होगा, ठीक है। आप 14 डेज पे देख रहे हो यहाँ पे दोनों का लेवल हाई हो चुका है, लेकिन इस टाइम जो फॉलिकल्स है वहाँ पे फॉलिकल या फॉलिकुलर फेज में LH का जो लेवल होगा वो थोड़ा लो होगा, ठीक है। 14 वाले डेज में दोनों का ही पीक पॉइंट आ गया, हाई हो गए। उसके बाद अब FSH का आप लेवल देख रहे हो लो हो रहा है, लेकिन LH का लेवल हाई हो रहा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है, उसको ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है तो उसको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे एक डायग्राम से भी समझ लिया, NCERT के डायग्राम से भी समझ लिया कौन कौन से इसमें इवेंट्स थे। यूट्राइन इवेंट्स पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पे एक ओवेरियन इवेंट्स पढ़े, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एक हमने यहाँ पे हार्मोन देखा, ओवेरियन हार्मोन देखे, और एक पिट्यूटरी हार्मोन्स देखे। उसके बाद हमने अलग अलग इसके फेजेस देखे। यहाँ पे ये वाला ये जो डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको डायग्राम दे देगा और डायरेक्ट आपसे लेबलिंग पूछ लेता है इसमें, ठीक है। कैसे, जैसे सपोज अभी जो हमने हार्मोन्स लेवल पढ़े थे कि कहाँ पे FSH और कहाँ पे LH, तो आपको याद रखना है डेज के अकॉर्डिंग कि किस डे में FSH हाई हो रहा है और किस डे में LH का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और कहाँ पे वो लो हो रहा है। सेम एज एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन पे आपको
ए बी करके दे देगा, वहाँ पे आपको लेबलिंग करनी होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्टली शॉर्ट पे भी पूछा जाता है, लॉन्ग पे भी आपसे लेबलिंग पे पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको पूरा डिफाइन करना होगा। आपको ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सारे फेजेस लिख के स्टेप बाय स्टेप अपने पॉइंट्स लिखने हैं, और जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो क्लियर करना है। क्लियर? अब इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कैसे, अभी फर्टिलाइजेशन का हमने कंडीशन पढ़ी, अब एग बना, जायगोट बनेगा, जायगोट के अंदर क्लीवेज होगा, और ज़्यादा एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है, या इम्प्लांटेशन होगा, कैसे उसको न्यूट्रिशंस मिलेगा, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।